मैं घर जा रहा हूँ। तन्वी अपने फोन की रिकॉर्डिंग को एक बार फिर से चेक करती है। यामिनी की आवाज पूरी तरह से उसके फोन पर रिकॉर्ड हो गई है। अपने फोन को रखकर तन्वी अपने बैग से एक शीशा निकालती है। थप्पड़ से तन्वी का चेहरा बुरी तरह सूज गया था। तन्वी जैसे ही चेहरे पे पड़े थप्पड़ के निशान को अपने हाथ से छूती है, दर्द से उसकी सिसकियां निकल जाती हैं। तन्वी खुद को ऐसी हालत में देखकर उदास हो जाती है। शुरू से ही तन्वी को सब कुछ बर्दाश्त था, सिवाय ज्यादती के। विद्युत का तन्वी के साथ खराब बर्ताव करना वो बर्दाश्त कर सकती थी, पर यामिनी का मैटर बिल्कुल अलग था। वो कुछ भी भूलने वालों में से नहीं थी। हो ना हो वो बहुत जल्द यामिनी से इस थप्पड़ का बदला जरूर लेगी। यू जस्ट वेट एंड सी मिस यामिनी, तन्वी मन ही मन सोचती है और न्यूज एजेंसी जाने की बजाय टैक्सी लेकर विद्युत के घर पहुंच जाती है। तन्वी अपने चेहरे को अपने हाथों से ढक कर रखती है। घर के अंदर केयरटेकर से मिलकर वो सीधे अपने बेडरूम में चली जाती है। सोफे पर लेटकर वो एक गीले कपड़े को अपने चेहरे पे रख लेती है। उसके मन में अभी भी विद्युत के मैनेजर अमृत के पूछे गए सवाल घूमते रहे हैं। अपने दिमाग पर जोर डालते हुए तन्वी सोचने लगती है कि क्या वाकई उसने विद्युत को इससे पहले कभी देखा था। तन्वी से पहली बार मिलते ही विद्युत उससे नफरत करने लगा था, पर अगर ऐसा था तो उसने अपने बच्चे के लिए तन्वी को ही क्यों चुना। इसकी वजह सिर्फ तन्वी की खूबसूरती तो नहीं हो सकती। ये सब सोचते हुए तन्वी अपनी ख्यालों की दुनिया में फिर से खो जाती है। खैर जो भी हो, एक बार बच्चा होने के बाद वो मिस्टर विद्युत को डिवोर्स दे देगी। उसके बाद वो अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी सकती है। फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। तन्वी इन्हीं ख्यालों में खोई हुई होती है कि अचानक दरवाजे पर कोई आता है। तन्वी सोफे से तुरंत उठकर बैठ जाती है और दरवाजे की तरफ देखते हुए कहती है, कौन है? मैडम मैं हूँ, केयरटेकर, तन्वी से कहती है। सर ने मुझे आपको दूध देने के लिए कहा है। अपने चेहरे पर पड़े थप्पड़ के निशान को याद करके तन्वी हंसते हुए केयरटेकर से कहती है, इसकी कोई जरूरत नहीं, मुझे ज्यादा भूख नहीं है। ऐसा बोलते हुए उसके पेट में भूख की वजह से गड़गड़ाहट होने लगती है। उसने सुबह भी सिर्फ एक गिलास दूध ही पिया था। दोपहर के वक्त भी उसे लंच करने का मौका ही नहीं मिला। ऐसे में क्या उसे वाकई भूख नहीं लगी है? कुछ देर सोचते हुए तन्वी अपने चेहरे को ढककर दूसरी तरफ घुमाकर बैठ जाती है और केयरटेकर को अंदर आने के लिए कहती है। दरवाजा खोलकर केयरटेकर अंदर आ जाती है और दूध का गिलास तन्वी को दे देती है। तन्वी तुरंत दूध को पीने लगती है। अचानक उसे दूध का टेस्ट कुछ अजीब सा लगता है। सुबह के वक्त भी ऐसा हुआ था। हालांकि विद्युत के कहने पर केयरटेकर ने उसे दूध का गिलास दिया था। इस वजह से तन्वी बिना सोचे समझे एक ही घूंट में उस दूध को पी लेती है। केयरटेकर ग्लास लेकर कमरे के बाहर जाने लगती है। बाहर निकलकर वो कमरे का दरवाजा बंद ही कर रही होती है कि उसकी नजर सोफे पर लेटी हुई तन्वी की ओर पड़ती है। केयरटेकर उसके चेहरे को गौर से देखती है। क्या मैडम के चेहरे पर थप्पड़ के निशान थे? केयरटेकर मन ही मन ये बात सोचती हुई सीढ़ियों से नीचे चली जाती है। नीचे आकर वो फोन में एक नंबर डायल करती है। फोन रिसीव होते ही दूसरी तरफ से विद्युत की आवाज सुनाई देती है। क्या उसने दूध पी लिया? यस सर, केयरटेकर जवाब देती है। विद्युत फोन रखने ही वाला होता है कि केयरटेकर अचानक से कहती है, सर क्या आप आज रात को घर आएंगे? मैडम की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। केयरटेकर की बात सुनकर विद्युत फोन रख देता है। तन्वी की तबीयत के बारे में सोचता हुआ वो बाहर जाने लगता है कि इतने में अमृत पीछे से उससे पूछता है, आप कहाँ जा रहे हैं?
मैं घर जा रहा हूँ। विद्युत अमृत की बात का जवाब देता हुआ वहाँ से निकल जाता है। उस अंधेरे से कमरे में सोफे पर लेटकर तन्वी अपनी करवटें बदल रही है। आखिरकार वो सोफे से उठकर अपने कमरे का दरवाजा खोलती है। अपने पैरों से बगैर कोई आवाज किए तन्वी धीरे धीरे नीचे जाती है। लिविंग रूम को खाली देखकर उसे तसल्ली होती है। तन्वी फौरन किचन की तरफ भागती है और फ्रिज खोलकर उसमें से ब्रेड निकालकर खाने लगती है। इतने में उसे घर के बाहर किसी कार के आने की आवाज सुनाई देती है। घबराहट से वो बिल्कुल चौंक पड़ती है। उसके चेहरे पर परेशानी साफ नजर आने लगती है। क्या मिस्टर विद्युत वापस आ गए? तन्वी के मन में सेट पर हुई बात फिर से आ जाती है। नर्वस होकर वो फ्रिज को तेजी से बंद करते हुए अपने बेडरूम की तरफ जा ही रही होती है कि उसे लिविंग रूम में कोई आता हुआ नजर आता है। ये सोचकर तन्वी किचन में ही रुक जाती है और बाहर की तरफ देखने लगती है। सामने के दरवाजे से विद्युत अंदर आता है। उसके आते ही केयर टेकर उसके पास जाती है और उसे कहती है, सर आप वापस आ गए? विद्युत अपना कोट केयर टेकर को देकर उससे पूछता है, क्या हुआ उसे? दरअसल मैडम को केयर टेकर विद्युत की बात का जवाब दे ही रही होती है कि विद्युत गुस्से में बोल पड़ता है, उसे मैडम कहकर बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। उसकी बातों से पूरा लिविंग रूम बिल्कुल शांत हो जाता है। विद्युत की बात सुनकर तन्वी इतना चिढ़ जाती है कि वो किचन से बाहर निकलकर केयर टेकर से कहती है, आप मुझे तन्वी बुला सकती हैं। केयर टेकर विद्युत की तरफ मुड़कर उससे कहती है, दरअसल तन्वी ने आज खाना नहीं खाया। वहीं तन्वी के हाथ में ब्रेड देखकर विद्युत गुस्से से केयर टेकर की तरफ देखता है। केयर टेकर तन्वी के चेहरे पे लगे ब्रेड को देखकर अपनी बात पूरी किए बिना ही चुप हो जाती है। विद्युत को लगा था कि आज की बेइज्जती के बाद तन्वी बहुत परेशान और उदास होगी, पर तन्वी हाथों में ब्रेड लिए किचन से आता देखकर विद्युत को काफी गुस्सा आता है। तन्वी को देखकर ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता था कि आज की बातों से उसे कुछ खास फर्क पड़ा हो। विद्युत तन्वी से कुछ कहते कहते रुक जाता है। वो एक नजर तन्वी को गौर से देखता है। उसके पास आकर वो अपने हाथ उसके गाल पर ले जाता है। इससे पहले कि तन्वी कुछ भी कह पाती, विद्युत उससे पूछ लेता है, तुम्हारे चेहरे पर ये निशान कैसे? ये निशान उसी ने दिए हैं जिसके साथ आपका अफेयर चल रहा है। तन्वी के मन में आता है कि विद्युत को ये जवाब दे दे, पर वो जानती थी कि विद्युत को ये सब कहने का कोई फायदा नहीं है। शायद विद्युत यामिनी के गुस्से का बदला भी तन्वी से ही ले। तन्वी अपने चेहरे को विद्युत के हाथों से हटा लेती है। विद्युत तेज आवाज में उससे फिर पूछता है, तो तुम ये कभी नहीं बताने वाली कि यामिनी ने तुम्हें थप्पड़ मारा? विद्युत की बात सुनकर तन्वी को ऐसा लगता है जैसे वो उसकी हालत का मजाक उड़ा रहा हो। कुछ देर सोचने के बाद तन्वी विद्युत से कहती है, इतनी छोटी सी बात के लिए आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे जरूरत नहीं है? तुम मुझ पर एहसान जताना चाहती हो? कहीं तुम ये तो नहीं सोच रही कि मैं तुम्हारे थप्पड़ का बदला यामिनी से लूंगा? विद्युत तन्वी को चिढ़ाते हुए कहता है। तन्वी उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती है। विद्युत अपनी केयर टेकर की तरफ घूमकर उनसे कहता है कि सिस्टर माया, आपकी उम्र अब काफी हो गई है, आंखें भी कमजोर हो रही हैं। आगे से ध्यान रखिएगा कि कोई आपको बेवकूफ ना बना ले। बेवकूफ? क्या मिस्टर विद्युत मुझे ब्लेम कर रहे हैं कि मैंने उनकी केयर टेकर को बेवकूफ बनाया? ये सोचकर तन्वी गुस्से में विद्युत से कहती है, मिस्टर विद्युत, मुझे आपकी कोई मदद नहीं। इतने में तन्वी बात काटते हुए विद्युत जवाब देता है, मिस तन्वी वर्मा, मैं तुम्हें साफ साफ बता दूं कि तुम्हारी ये चीप ट्रिक्स मुझ पर काम नहीं करेगी। इतना कहकर विद्युत सीढ़ियों से अपने कमरे की तरफ जाता है और दरवाजे को जोर से बंद कर लेता है। तो मिस्टर विद्युत किसी को अपने सामने बात तक नहीं करने देते, यहाँ तक कि किसी की बात सुनते तक नहीं। तन्वी मन ही मन सोचते वापस से अपने ब्रेड को खाने लगती है।
उसे अचानक एहसास होता है कि शायद ये उसका अपने पति से पहला झगड़ा था। इसका मतलब उसे आज रात कमरे से बाहर सोना पड़ेगा। तन्वी पूरी रात लिविंग रूम में सोकर बिताती है। अगली सुबह उठकर वो अपना चेहरा शीशे में देखती है। उसके चेहरे की सूजन कुछ कम हो गई होती है, पर थप्पड़ के निशान अभी भी उसके चेहरे से हटे नहीं है। खुद को शीशे में देखकर उसे यामिनी का थप्पड़ फिर एक बार याद आ जाता है। तैयार होकर तन्वी घर से निकलने ही वाली होती है कि केयर टेकर उसे जोर से आवाज लगाती है, मैड। इतना कहते हुए केयर टेकर विद्युत की बात याद कर कर चुप हो जाती है और दोबारा से कहती है, तन्वी जाने से पहले नाश्ता कर लो। तन्वी को वाकई बहुत भूख लगी होती है। अपने फोन को सोफे के बगल रखकर वो नाश्ता करने चली जाती है। इतनी देर में विद्युत घर के बाहर से एक्सरसाइज करके अंदर आता है। चावल से अपने पसीने को पोंछते हुए वो तन्वी की तरफ बिना देखे सीधे अपने कमरे की तरफ चला जाता है। तन्वी की नजर विद्युत पर पड़ती है और न चाहते हुए भी वो उसे देखती रह जाती है। विद्युत के जाते ही तन्वी नाश्ता करके अपना बैग लेकर घर से बाहर जा ही रही होती है कि उसे कुछ याद आता है। पीछे घूमकर वो लिविंग रूम के टेबल पर रखा अपना फोन लेकर जल्दबाजी में अपने ऑफिस के लिए निकल पड़ती है। तन्वी के जाते ही एक सर्वेंट लिविंग रूम की सफाई करने के लिए वहां आती है। सोफे पर पड़े सेल फोन को देखकर वो उसे बगल के टेबल पर रख देती है। थोड़ी देर बाद विद्युत रेडी होकर अपने कमरे से नीचे आता है। टेबल पर रखे सेल फोन को अपनी पॉकेट में रखता हुआ वो घर से बाहर चला जाता है। घर के बाहर उसके मैनेजर और असिस्टेंट उसका इंतजार कर रहे होते हैं। गाड़ी के अंदर बैठते ही विद्युत का असिस्टेंट उससे कहता है, विद्युत सर, मैंने सिक्योरिटी ऑफिसर से ऑलरेडी बात कर ली है। आगे से आपके घर के बाहर कोई भी रिपोर्टर नजर नहीं आएगा। विद्युत उसकी बात को सुनता हुआ अपनी स्क्रिप्ट को कार के अंदर ही पढ़ने लगता है। भले ही आज की फिल्म में वो सिर्फ एक कैमियो रोल निभा रहा हो, पर हमेशा की तरह इस फिल्म के लिए भी वो अपने रोल को लेकर काफी सीरियस है। इस फिल्म में विद्युत एक सीईओ का किरदार निभा रहा था, जो एक बड़े एंटरप्राइज का मालिक है। वहीं इस फिल्म का असल हीरो विद्युत की कंपनी के लिए काम करता है। वहीं फिल्म की हीरोइन यामिनी हीरो की मदद करने के लिए अपनी जान पर खेलती हुए एक बिजी ट्रैफिक को रुकवा देती है। आज फिल्म के इसी सीन की शूटिंग है। फिल्म के सेट पर डायरेक्टर विद्युत को सीन समझाते हुए इससे कहता है, जब आप गाड़ी चला रहे होंगे तो आपकी कार इस स्पॉट पर आकर रुकेगी। आपको बहुत तेज कार चलाने की जरूरत नहीं है। जूम शॉट के लिए हम लोग स्टैंड डबल को यूज कर लेंगे। इतना कहते हुए डायरेक्टर शॉट लेने के लिए रेडी हो जाता है। सीन 56 टेक 4 एक्शन। डायरेक्टर की कॉल आते ही विद्युत ब्लैक कलर की लैम्बोर्गिनी में बैठकर अपने शॉट के लिए रेडी है। गाड़ी से कुछ ही दूर पर उसे यामिनी नजर आती है। यामिनी को देखते ही अचानक विद्युत को तन्वी का चेहरा याद आ जाता है। शॉट के बीचों बीच विद्युत गुस्से से अपनी गाड़ी के एक्सीलरेटर को तेज करता हुआ यामिनी की तरफ बढ़ने लगता है। तेज स्पीड में गाड़ी यामिनी की तरफ आने लगती है। विद्युत को गाड़ी में ब्रेक ना लगाते देखकर पूरे सेट में हफरा तफरी का माहौल हो जाता है। ब्रेक, स्टॉप द कार, जल्दी। फिल्म की क्रू में से कोई चिल्लाता है, सामने से हट जाओ। दूसरे क्रू मेंबर की आवाज आती है। इतने में गाड़ी के ब्रेक की आवाज से पूरा सेट एकदम से शांत हो जाता है। लैम्बोर्गिनी रुक चुकी होती है। वो गाड़ी यामिनी से कुछ इंच की दूरी पर आकर रुकती है। ये देखकर यामिनी के पैर डर से कांपने लगते हैं और वो बेजान होकर जमीन पर गिर पड़ती है। इतने में विद्युत गाड़ी से बाहर निकलकर आता है। फिल्म सेट के सारे लोग उसी को देख रहे होते हैं। विद्युत कैजुअल आवाज में उन सब से कहता है, सॉरी एवरीवन,
मैं ब्रेक्स और एक्सेलरेटर के बीच कंफ्यूज हो गया था। सेट में मौजूद सभी लोग विद्युत से कुछ नहीं कहते। फिल्म का डायरेक्टर भी विद्युत की तरफ देख रहा होता है। उसके अंदर भी विद्युत से कुछ कहने की हिम्मत नहीं है। आखिरकार वो फेक स्माइल लिए क्रू मेंबर से कहता है, जल्दी से मिस यामिनी को संभालो।